Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hopefully all of you are fine and enjoying good health. Today the topic of my lecture is resonance and rule of resonance. So let's start. First of all, we will see that what is resonance, how it can be defined. There are two definitions of resonance. You may prepare one of them. When a compound can be represented by more than one Lewis structure and actual structure is hybrid of all structure, the compound is said to possess resonance. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कहते हैं कि जब भी किसी एक कंपाउंड को हम एक से ज्यादा लिविंग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली उन तमाम लिविंग स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी उन सबका मजमुआ होता है या फिर हाइब्रिड होता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम रेजोनेंस कहते हैं। या सेकंड डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि जो रिप्रेजेंटेशन की जाती है ऑफ अ रियल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल एज अ वेटेड एवरेज ऑफ टू और मोर contributing structure which only differ by the arrangement of electrons but with the same position for atom is referred to as resonance। यानी इसका मतलब क्या हुआ सेकंड डेफिनेशन में कि जो रियल स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर की जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वो किसके ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है, दो या दो से ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स पे जो कि एक दूसरे के साथ कैसे डिफरेंस शो करते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की तरतीब के लिहाज से। लेकिन याद रखिएगा रेजोनेंस के अंदर एटम की पोजीशन सेम रहती है, सिर्फ फर्क कहाँ पर पड़ता है, इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट का। बिकॉज ऑल ऑफ you will very well know that in a phenomena of resonance there is a delocalization of pi electrons. So we can say that it is basically an electrons, not an atom, which have changed their position. So we will finally overall we can say that it is the phenomena of resonance which depend upon that the delocalization of electron is involved. So there will be chances of increase in electron density at one position as compared to another position. उम्मीद करती हूँ ये बात आपको क्लियर होगी। बाकी डेफिनेशन जो है स्टूडेंट वो आपको अभी आप एग्जांपल्स आगे देखेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ देखिए बच्चों आप लोगों जो है वो वेरी वेल नोन है या फेमिलियर हैं बेंजीन के टू टाइप्स के स्ट्रक्चर से। इसके अंदर आपने दो स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, एक क्यूल स्ट्रक्चर था और दूसरा जो है वो डिवार स्ट्रक्चर था। यहाँ पे हम बोलते हैं जो मेजर कंट्रीब्यूशन होती है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की होती है और जो कि क्यूल स्ट्रक्चर होते हैं इनकी वेटेड एवरेज जो है वो ज्यादा होती है। इट मीन एक्चुअल स्ट्रक्चर इसमें फिर कौन सा हुआ। तो हम ये कहते हैं कि बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन एक दफा अपने आप को ऐसे अरेंज कर सकते हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है। और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो डिवार थे उनके अकॉर्डिंग जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में आकर लाई करेगी। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी एक पोजीशन पर नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप को डीलोकलाइज कर रहा है इस होल रिंग के अंदर। As a result, we can say that benzene is the hybrid combination of all these structure. So we can finally said that the arrangement of pi electron in benzene is in circular manner। ठीक है, तो जब ये circular manner के अंदर होगी तो हम ये कहते हैं कि बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली इन तमाम जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है इन तमाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का क्या होता है, हाइब्रिड होता है। तो हमने इसका जो है वो एग्जांपल देख ली है। अब स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो रेजोनेंस के हवाले से मजीद डिटेल में आप देखेंगे कि रेजोनेंस का सेकंड नेम बच्चों इसको हम बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। ये याद रखिएगा, रेजोनेंस का सेकंड नेम क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। उसके बाद जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर कॉल्ड द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देखें कि बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ये है बेसिकली, बट वी कैन राइट बेंजीन इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। बेसिकली हम ज्यादा के क्यूल के स्ट्रक्चर को जो है वो प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और ये ज्यादा ऑथेंटिक स्ट्रक्चर जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं
कि बेंजीन के अंदर ये जो कंट्रीब्यूटिंग यानी जो तमाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये सारे बेंजीन के जो 5 स्ट्रक्चर्स होंगे, ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, दे आर नोन एज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब जो इसका रियल स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी हमने क्या बात की कि जो फिनोमिना है हमारे पास रेजोनेंस का, इसका सेकंड नेम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट भी इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं दे आर नोन एज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, या इसको आप रियल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। उसके बाद ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं दे हैव नो फिजिकल एंड केमिकल एग्जिस्टेंस। यानी ये आपने याद रखना है कि एक्चुअल में आप इन फॉर्म को सेपरेट नहीं कर सकते। ये जो इसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो इसको किसी एक स्टेप पर आके आइसोलेट कर लेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमने ये कहना है कि जो इनके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं या जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका कोई भी एग्जिस्टेंस इनकी फिजिकली या फिर केमिकली नहीं होती है। अब आगे जो है वो आपने रेजोनेंस के कुछ फीचर्स जो हैं वो स्टडी करने हैं, ताकि आपको कुछ आइडिया हो कि जो इसके अंदर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने माइंड में कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को जरूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड मेनी टाइम्स जो है यहाँ पर रिपीट होगा। तो आपको ये माइंड में जब तक कैनोनिकल का आइडिया नहीं होगा तो आप आगे इसमें मूव ऑन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है विद डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट विद आइडेंटिकल पोजीशन फॉर एटम्स आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और कैनोनिकल फॉर्म और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। इट मीन हमने क्या देखा अभी कि हमारे पास बेसिकली 3 नाम जो है वो इन स्ट्रक्चर्स के हैं। वन नेम क्या है इनका? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। सेकंड नेम इनका क्या हुआ? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और थर्ड नेम इनका क्या हुआ? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और याद रखिएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर जब भी आप कोई भी कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं तो हमेशा स्टूडेंट इनको हम किन एरो के साथ सेपरेट करते हैं? इसे बोलते हैं डबल हेडेड एरो। जो इस तरह से आप लिखते हैं जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो इसका फर्स्ट बात जो आपने माइंड में रखनी है कि आपने हमेशा इनको डबल हेडेड एरो के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब आपको ये बात अभी पीछे भी बताई थी कि हमेशा रेजोनेंस के अंदर एटम्स अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करते। इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन विच चेंज इट्स पोजीशन ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड चीज क्या है? दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर ओनली इमेजिनरी। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बल्कि ये एक इमेजिनरी या ये जो है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो तमाम रेजोनेटिंग यानी जो वो तमाम जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं उन सबका मजमुआ होता है, या उन सबका हाइब्रिड होता है, या उनकी कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड ओनली ऑन पेपर्स। पहली बात कि हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी आप ड्रॉ करते हो इसको आप बेसिकली पेपर्स पर ड्रॉ करते हो, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करे। और इनकी जो पेपर पर आप ड्रॉ करते हो वो आप क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे? डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉट बाय चेंजिंग दी पोजीशन ऑफ एटम। और ये बात याद रखिएगा कि एटम्स कभी भी अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करते। it is basically an electron which are delocalized over the different type of atom. As a result, different resonating structures are possible for that atom. नेक्स्ट चीज क्या है बच्चों? दी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन यूजिंग कर्व्ड एरोज। ये अभी आप लोगों ने देखा। अभी आप नेक्स्ट एग्जांपल जो भी इसके रूल्स आएंगे तो आपको वहां से आइडिया होगा कि इलेक्ट्रॉनों की डीलोकलाइजेशन को स्टूडेंट हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कर्व्ड एरो के जरिए जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। The energy of resonance hybrid is always less than the energy of any of the contributing resonance structure। यानी जो रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा कम होती है। किन से कम होती है? जो कि उनके कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। ये भी आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो देखा था फाइनली बेंजीन को। तो हमने कहा ये बेंजीन का जो है वो हाइब्रिड या एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर के लिए क्या चीज कम होगी? इस कंपाउंड की या इस स्ट्रक्चर की एनर्जी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये बात उम्मीद करती हूँ क्लियर होगी होगी।
अब स्टूडेंट्स आपने जो है वो इसके रूल स्टडी करने हैं, ठीक है। रेजोनेंस के कुछ रूल्स हैं फॉर राइटिंग दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस के दो तरह के रूल्स हैं। पहला रूल जो आप लोगों ने क्लियर करना है अपने माइंड में, वो ये रूल है कि इसमें आपने जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स हैं। सेकंड रूल्स कौन से होंगे? जब आप उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो स्टेबिलिटी के हवाले से जो है, स्टेबिलिटी के हवाले से जो है उसके रूल्स अलग हैं। तो इट मीन आप टू टाइप्स ऑफ रूल्स जो हैं वो डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दी रूल्स फॉर राइटिंग दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो इसमें सबसे पहला रूल क्या है कि ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शुड बी बोनाफाइड विद द ल्यूविस स्ट्रक्चर, कि जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, उनको ल्यूविस स्ट्रक्चर के साथ जो है वो बोनाफाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये देखना है स्टूडेंट्स के बोनाफाइड का मीनिंग क्या है। बोनाफाइड का मीनिंग ये होता है कि जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सबको ल्यूविस स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। यानी उन सबको क्या करना चाहिए, जो हमारे ल्यूविस, अब आपके माइंड में बच्चों ये आइडिया होगा कि ल्यूविस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ल्यूविस जो थे वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है वो स्ट्रक्चर्स के लिए दो तरह की पॉसिबिलिटीज जो है वो डिस्कस की थी। वन पॉसिबिलिटी क्या थी? वन पॉसिबिलिटी थी स्टूडेंट्स, वो थी उसको हम बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट को जो है वो शो करता है, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो मोस्टली एटम्स जो हैं वो अपने ऑक्टेट रूल को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें, हम क्या कहते हैं कि एक जनरल प्रिंसिपल है कि कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये सबसे पहला रूल है स्टूडेंट्स, ये जरा ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या कह रहे हैं कि जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड दैट एन एटम मे हैव इज 1 फॉर हाइड्रोजन। अब देखिए, आप ये जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो किस रूल को फॉलो करता है? डुप्लेट रूल को। ये चाहता है कि इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसके लिए हमेशा हाइड्रोजन जो है वो एक बॉन्ड बनाता है। इट मीन हाइड्रोजन के लिए कंडीशन क्या होती है? फॉर मेकिंग ओनली वन बॉन्ड। इसी तरह कार्बन के बारे में आप जानते हैं कि कार्बन जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 4 से, ठीक है। तो ये भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 जो है वो बॉन्ड बना लेता है। अच्छा, नाइट्रोजन के लिए आम हालात में तो आपको इसके 3 बॉन्ड्स मिलते हैं, लेकिन इसकी जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन के लिए जो पॉसिबिलिटी जाती है वो फॉर मेकिंग 4 बॉन्ड तक चली जाती है। लेकिन 4 बॉन्ड में आपको एक कंडीशन मिलेगी कि जब नाइट्रोजन अपना 4th वन बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसी तरह ऑक्सीजन जो है, इसके लिए कंडीशन क्या कंपलसरी है? आम हालात में ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर ये 3 बॉन्ड बनाए तो at that case it will also get a positive charge. In the same way, halogens belong to group 7th A. They required only one electron to complete its octet. As a result, it will always make only one bond. But for if it carry two bond, इट विल सस्टेन पॉजिटिव चार्ज आल्सो। तो हमने यहाँ पर क्या बात की कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है वो आम हालात में तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, लेकिन अगर कुछ एटम जो है, जैसे कार्बन अगर 3 फॉर्म में आती है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाती है, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाए और हेलोजन अगर 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? इन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। जैसे यहाँ देखें, आपके सामने जो है वो एक एग्जाम्पल लिखी गई है। ये आपके पास एग्जाम्पल है एसीटेटाइन की, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? एक एसीटेटाइन है। अब यहाँ देखें, ऑक्सीजन जो है वो यूजुअली 3 बॉन्ड बनाएगा। कब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा? जब इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, जब वो 3 बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाए तो इसके ऊपर चार्ज, बच्चों आपने याद रखना है, ऑक्सीजन के लिए पहले आप कंडीशंस क्लियर करें। ये रूल जो है वो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको लेक्चर में मजीद क्लियर करूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी बुक में जो है ये थोड़ा सा इसमें कुछ मिसिंग है। तो इंशाल्लाह इस रूल को हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि आमतौर पे अगर एटम न्यूट्रल रहते हैं, अगर वो नॉर्मली अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, तो उन पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं आता। बट फॉर नाइट्रोजन, अगर
नॉर्मल हालात में 3 बॉन्ड बनाती है, कार्बन नॉर्मल हालात में 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और हेलोजन 1 बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना ले, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना ले और हेलोजन 2 बॉन्ड बना ले, तो इस केस में क्या होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि अगर तो आप ऑक्सीजन को देखें, अगर इसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हो तो एक बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ देखें कि इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि ये जो है वो आपके पास एसीटेट आयन का स्ट्रक्चर है। इसके लिए हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं। अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं और क्या कौन से ऐसे रूल हैं जो कि इसको एग्जिस्ट नहीं करने देते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ये बात की कि कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। यहाँ देखें इस केस में कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड बने हैं। इन द सेम वे अगर इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है कैसे कि अगर O नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस O नेगेटिव का क्या मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये भी याद रखिएगा कि एक बॉन्ड के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर कोई एटम जो कि अपने पास O नेगेटिव चार्ज रखता हो एंड इफ इट give this 2 electron to between these 2 atom, as a result they will get an other bond। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि अगर किसी एटम के पास कोई नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपना बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है बच्चों आप लोगों ने। ये जो है वो आपको बारहा ऑर्गेनिक के अंदर ये इस तरह से आपको चार्ज मिलते हैं। तो नेगेटिव का मतलब किसी भी एटम पर आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों का मतलब ये होता है कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दोनों एटम के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो सकते हैं। और अगर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड इन द सेम वे यहाँ पर शिफ्ट होता है, देन इट विल कैरी अ O नेगेटिव चार्ज इन नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखें, यहाँ क्या हुआ, इस O नेगेटिव ने अपना पूरा बॉन्ड इन दोनों एटम के दरमियान में डिस्प्लेस किया। एज ए रिजल्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और ये पूरा डबल बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो जो कंडीशन यहाँ थी वो यहाँ पर अराइज हो जाएगी। इट मीन अब यहाँ पे इस एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ गए हैं। एज ए रिजल्ट इट विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ देखें इन दोनों केसेस के अंदर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, यहाँ भी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई और केस अराइज करें इसका, वो किस तरह से होगा कि O नेगेटिव अपना पूरा बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट कर दे। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है वो अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दे। तो यहाँ पे अगर इस तरह का आप स्ट्रक्चर बना ये इस तरह से शिफ्ट करेगा तो अगेन ये इसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक और पॉसिबिलिटी इस तरह से राइज करें कि ये वाला बॉन्ड इस पर शिफ्ट ना हो, ये सिर्फ इधर ही चला जाए, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। इट मीन ऐसा ये स्ट्रक्चर नंबर 3 जिसमें कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड बन जाए, ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है कि कार्बन के लिए हमने क्या बात की कि हमेशा ये 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन कभी भी बच्चों आपको लाइफ में कहीं पर भी आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको कहीं पर भी इसके 5 बॉन्ड नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके 1 और 2 ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पॉसिबल हैं। लेकिन जिसके ऊपर मैंने एक क्रॉस लगाया इट मीन ये थर्ड वन स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो है वो आपके पास बच्चों एक और कंडीशन यहाँ पर पैदा होती है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने बात क्या की थी कि ऑक्सीजन जो है वो 3 बॉन्ड जो है वो बना सकता है, हाइड्रोजन जो है वो हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा। अच्छा यहाँ देखिएगा बच्चों, एक बात आपको यहाँ बतानी है, रेजोनेंस के लिए अगर आपने रेजोनेंस स्टार्ट करनी है तो याद रखिएगा कि एक एटम के पास या तो कोई नेगेटिव चार्ज होंगे, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए इट मीन ये अपना इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर यहाँ शिफ्ट कर सकता है। या सेकंड कंडीशन जो है यहाँ पर अराइज हो रही है, जैसे इस ऑक्सीजन के पास आप जानते हैं 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन हमेशा कितने लोन पेयर रखता है, 2। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इट मीन बॉन्ड बनाने के लिए भी कंडीशन क्या जरूरी है, 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। एज ए रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन टू ऑक्सीजन के दरमियान में शिफ्ट हो सकते हैं। एज ए रिजल्ट दे विल मेक अ बॉन्ड।
कार्बन टू ऑक्सीजन क्या बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस O नेगेटिव के पास चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन टू ऑक्सीजन तो आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि ये कार्बन टू ऑक्सीजन वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस O नेगेटिव के पास। एज ए रिजल्ट ये दोनों एक दूसरे के कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कहलाएंगे। और यहाँ पे देखें जैसे ही ऑक्सीजन नॉर्मल हालात में 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाए देन ऑक्सीजन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह ऑक्सीजन नॉर्मल हालात में 2 बॉन्ड बनाती है, लेकिन अगर ये 1 बॉन्ड बनाए तो ये क्या बनाएगी, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो आम हालात में हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगी, इसके लिए 2 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखें कि अगर इस तरह की आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये कैसे आप ड्रॉ करोगे कि O नेगेटिव का डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो और ये पूरा बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट कर दें, तो ऑक्सीजन पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर डबल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, जो कि हमारी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। जिसके लिए हमने क्या बात की थी कि हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4, नाइट्रोजन भी 4। ये पॉसिबिलिटी है नाइट्रोजन के लिए। ऑक्सीजन अभी आपने देखा अगर 3 बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है और अगर 1 बनाता है तो इस पर -1 चार्ज आता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि किसी एटम पर पॉजिटिव आएगा, किसी पर नेगेटिव आएगा। तो बच्चों इसकी डिटेल जो है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल स्टडी करूँ, आपके साथ डिस्कस करूंगी, फिर आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी वो स्लाइड्स नहीं आपके सामने है तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम बनेगी। इसी तरह बच्चों आपके पास जो है वो एक और कंपाउंड है, दैट इज फॉर नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो के बारे में आप जानते हैं कि नाइट्रो जो है वो NO2 होता है। इट मीन नाइट्रोजन जो है वो आपके पास कंडीशन है कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रही है यहाँ पे, और आपने पढ़ा है कि जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाती है तो इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ देखें अगेन ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। रेजोनेंस याद रखिएगा उस जगह से स्टार्ट होती है जहां पे आपके पास कोई अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर लोन पेयर मौजूद हो। इट मीन ये पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, एज ए रिजल्ट यहाँ ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये पूरा बॉन्ड पेयर इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, एज ए रिजल्ट इट विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर आप ये कंडीशन ऐसे राइज करें तो इस केस में नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये स्ट्रक्चर 3 अगेन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। अब सेकंड फर्स्ट रूल उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन मजीद इसकी डिटेल रहती है तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो है वो हमारे पास बच्चों रूल है कि ऑल एटम्स इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। यानी कंडीशन क्या है कि रेजोनेंस के लिए हमने कहा कि जितने भी एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे उनको एक ही प्लेन में रहना चाहिए, ये ना उनका प्लेन डिफरेंट हो जाए। और ये सबसे मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो पी ऑर्बिटल की, क्योंकि आप जानते हैं डबल बॉन्ड में एक पाई इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्व होते हैं जिनकी डी लोकलाइजेशन होती है, तभी वो उन सबको एक ही प्लेन में रहना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास एक कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो कहते हैं इसके अंदर ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होती। रीजन क्या है कि इसके अंदर ये जो इसका पी ऑर्बिटल है, आप जानते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो इसका मतलब ये होता है कि इन सब के अंदर जो है वो p ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। ये p ऑर्बिटल्स को ओवरलैपिंग करनी है। अब ओवरलैपिंग के लिए इन सबको एक ही प्लेन में होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो आप साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन का स्ट्रक्चर देखें तो ये बेसिकली इस तरह से, इसको बोलते हैं टब शेप। ये क्या शेप है, टब शेप है। तो टब शेप में ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। यहाँ देखें ये यहाँ तक तो ठीक है, एक प्लेन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन एटम है और जो यहाँ पर कार्बन एटम है, ये 2 कार्बन एटम इस प्लेन में नहीं रह पाते, जिसकी वजह से इनकी ओवरलैपिंग जो है वो नहीं हो पाती और ये जो स्ट्रक्चर है इसका पॉसिबल नहीं होता। तो हमने क्या कहा कि साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन में ये कंडीशन, अच्छा रेजोनेंस के लिए आपको पहले भी बताया था कि रेजोनेंस के लिए याद रखिएगा कि कंडीशन ही अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड बिल्कुल फुलफिल हो रहे हैं कि एक सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि अगरचे इसमें बेंजीन की तरह ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड तो है, लेकिन ये कंपाउंड रेजोनेंस शो नहीं करता। रीजन क्या है कि इसका मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है टब शेप में, क्योंकि इसके 2 p ऑर्बिटल जो हैं वो डबल बॉन्ड में पैरेलल नहीं आ पाते। यही वजह है कि वो आगे डी लोकलाइजेशन उनके लिए पॉसिबल नहीं होती।
ये मॉलिक्यूल की टफ शेप है, इसमें ये जो दो कार्बन एटम लगे हुए हैं ये जो है वो पैरेलल पोजीशन में इसके साथ एक प्लेन में नहीं आ पाते। अब अगर आप साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन को देखें तो इसमें आप टोटल कार्बन जो है वो काउंट कर सकते हैं, दो यहाँ से 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो है वो C8 वाला कंपाउंड है। तो इसको आपने फिर देख लेना है। उसके बाद नंबर थर्ड हमारे पास रूल ये है कि दी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी द सेम इन ऑल द कैनोनिकल फॉर्म। यानी ये ना हो कि आप इलेक्ट्रॉन कम कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर 1 जो है वो स्ट्रक्चर 2 की रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि ये जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करिए इसके एक्साइटेड स्टेट को। इट मीन ये डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल है जिसमें इसके अंदर आपने जो है वो कार्बन के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसके रेडिकल्स आपने बना दिए हैं। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट तो हो सकती है बट इसकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं होगी। इसी तरह हमने एक और रूल देखना है कि यहाँ पे नेक्स्ट वन रूल ये है कि वो स्ट्रक्चर जिनमें डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल्स हो या बॉन्ड लेंथ हो वो भी कंट्रीब्यूट नहीं करते रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड है एक, ठीक है। अब अगर आप इसका ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो ये स्ट्रक्चर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है कि आपने इस मॉलिक्यूल की सिमेट्री ही चेंज कर दी है, उसकी डायरेक्शन ओरिएंटेशन ही चेंज कर दी है कि आपने कहीं डबल बॉन्ड बना लिया है और इस तरह से स्ट्रक्चर इसका डेवलप किया है। तो आपने इसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को ही तरोड़ मरोड़ दिया है। तो ये कंडीशन जो है वो रेजोनेंस को फॉलो नहीं करती। आपके मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल को चेंज नहीं होना चाहिए। एज ए रिजल्ट इसका ये जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है, इस स्ट्रक्चर 1 का जो है वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा बच्चों, ये तो रूल्स थे वो जो इसको आप जिसके बारे में आपको बताया था कि हाउ यू विल ड्रा दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स। अभी जो आपने रूल्स पढ़ना है वो रूल्स हैं फॉर एस्टिमेटिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो आपने इन रूल्स की प्रैक्टिस अच्छी तरह से पहले इनको लर्न करना है, मेमोराइज करना है। कल इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो लेक्चर के एंड पे तो मैंने आपको असाइनमेंट नहीं दी, लेकिन कल आपको ग्रुप में जो है वो असाइनमेंट शेयर कर दी जाएगी। तो आपने उन असाइनमेंट को सॉल्व करके जो है वो मुझे सोल्यूशन सेंड करना है। और स्टूडेंट्स आप बहुत कम लोग जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं, आप लोग लेक्चर को फुल व्यू नहीं करते, सिर्फ 2 मिनट का लेक्चर देते हैं और हाजिर लगा के चले जाते हैं। तो आपकी इंटरेस्ट जो है वो डेवलप क्यों नहीं हो रहा ये मुझे नहीं समझ आ रही। खैर यहाँ देखिए नेक्स्ट जो आप लोगों ने स्टडी करना है दैट इज रूल्स फॉर एस्टिमेटिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कि एक दफा आपको स्ट्रक्चर्स तो लिखने आ गए, अब आपने देखना ये है कि कौन सा स्ट्रक्चर उसमें ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका सबसे पहला रूल ये है बच्चों कि द ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। यानी पहला रूल क्या है कि आपने अगर आपको ये पता चल जाए कि जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ चेक करें, इस रेजोनेटिंग इस कंपाउंड की रेजोनेंस आप ड्रॉ करें। पहली कंडीशन आपको क्या बताई रेजोनेंस के लिए कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो। ये डबल बॉन्ड यानी पूरे का पूरा डबल बॉन्ड यहाँ से निकल के इधर शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन इस कार्बन टू कार्बन के दरमियान में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और इसका डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर। इट मीन कार्बन विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज। और चूंकि यहाँ पे अब इस कार्बन के बॉन्ड कितने बचे हैं, याद रखिएगा बच्चों, कार्बन नॉर्मल हालात में 4 बॉन्ड बनाती है। इट मीन इस कार्बन के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से हैं और 2 बॉन्ड कार्बन से। इट मीन कार्बन इस केस में अपनी वैलेंसी या अपने ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाइड कर रही है। लेकिन अगर इसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और ये पूरा बॉन्ड जो है वो इन 2 कार्बन के दरमियान में शिफ्ट हो जाता है, इट मीन इस केस में कार्बन के अब कितने बॉन्ड रह गए हैं, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से और 1 बॉन्ड कार्बन से। एज ए रिजल्ट दिस कार्बन विल बी एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जैसे ही कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है तो इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि इस स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है आपके पास कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ये पूरा बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है। एज ए रिजल्ट इट विल कैरी अ CH2 नेगेटिव चार्ज। अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर का कंपैरिजन कीजिए, इसमें टोटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। तो हमने भी क्या रूल पढ़ा कि जितने कोवेलेंट बॉन्ड यानी इसमें मैक्सिमम 5 बॉन्ड है, इसमें मैक्सिमम 4 बॉन्ड है। तो स्टेबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज इट विल फॉलो द कंडीशन ऑफ ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कैनोनिकल स्ट्रक्चर।
सेकंड कंडीशन बच्चों क्या है हमारे पास कि हम ये कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर जिनके अंदर चार्जेस नहीं होते। अच्छा, चार्जेस के लिए बच्चों एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्जेस। फॉर्मल चार्जेस रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को। अगर किसी भी दो एटम पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो तो उसके लिए हमने क्या वर्ड इस्तेमाल करना है? फॉर्मल चार्जेस। तो अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो हम ये कहते हैं कि इन स्ट्रक्चर में वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि चार्जेस के बगैर होंगे, जो फॉर्मल चार्जेस के विदाउट होंगे, वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो आप यहाँ देखें कि अगरचे अब यहाँ देखें नाइट्रोजन के पास याद रखिएगा एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास याद रखिएगा दो लोन पेयर होते हैं। तो रेजोनेंस के लिए क्या होगा कि ये अपना पूरा लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा, इट मीन कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड डेवलप होगा, और ये अपना पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, एज रिजल्ट CH2 पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और ये इसने यहाँ शिफ्ट किया था तो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फाइनली हमें क्या पता चला बच्चों कि वो स्ट्रक्चर, अब चूंकि इस पे फॉर्मल चार्जेस हैं तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। ये स्ट्रक्चर स्टेबल है बिकॉज इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद जो है वो हम ये देखते हैं कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिन पे फ्यूअर चार्ज होते हैं दे आर मोर स्टेबल देन दोज विद मोर चार्जेस। फॉर एग्जांपल दी स्ट्रक्चर विद सेकंड टू नेगेटिव चार्जेस इज नॉट ओनली लेस स्टेबल। यानी अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपके पास एसिटेट आयन का स्ट्रक्चर है और ये वैलिड और स्टेबल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं कि इसका डबल बॉन्ड भी इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर रहे हैं और ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो बहुत ही ज्यादा ये चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है या स्टेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स थर्ड वन रूल आता है हमारे पास, that is the contributing structure with greater charge separation are most unstable। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जिनमें चार्जेस के दरमियान में फासला ज्यादा होगा वो क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। और ये वो केस होगा कि अगर चार्ज सेपरेशन जो है वो किस तरफ जाता है? रिडक्शन, लीड्स टू द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कि अगर चार्ज सेपरेशन की वजह से उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड कम हो रहे हैं, पहले हमने पहला रूल क्या पढ़ा था स्टेबिलिटी का कि अगर ज्यादा बॉन्ड होंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, लेकिन चार्ज सेपरेशन की वजह से अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड रिड्यूस हो जाते हैं तो इट मीन उसकी स्टेबिलिटी कैनोनिकल स्ट्रक्चर की जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि वो स्ट्रक्चर विद सेपरेटेड चार्जेस हैव द सेम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एज दोज विद नो चार्ज सेपरेशन, देयर कंट्रीब्यूशन इज सिग्निफिकेंट relatively less than the contribution of the unchanged structures। तो इसकी जो बात है वो हम देख लेते हैं कि अगर आप इस 1 और 2 को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये आइडिया होगा कि अगेन वैसे इस एग्जांपल जो है अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं है, और यहाँ पे जो है वो इन दोनों के अंदर अगर आप नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैलकुलेट करें तो इसमें भी स्टूडेंट्स 4 हैं, इसके अंदर भी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 4 हैं। तो इसकी वजह से रिडक्शन नहीं आ रही नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में, लेकिन चार्ज की सेपरेशन जो है वो हो रही है। तो जितनी चार्ज सेपरेशन होगी उतना ज्यादा वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, इट मीन इसके अंदर भी स्ट्रक्चर नंबर 1 जो है वो स्टेबल होगा। इसी तरह जो है वो आपके पास बच्चों ये एग्जांपल है, इस कंपाउंड को बोलते हैं एनिलीन। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन। तो यहाँ पे भी देखें अगर इस स्ट्रक्चर में यहाँ देखें इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि ये अपना पूरा लोन पेयर यहाँ शिफ्ट कर सकता है और ये पूरा बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, एज ए रिजल्ट इट विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज। आपको भी बताया था कि नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि यहाँ पे पूरा बॉन्ड डिवेलप होगा। इसी तरह ये वाला पूरा बॉन्ड कहाँ जाएगा? इधर, ये नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह ये नेगेटिव अगर यहाँ शिफ्ट करें तो ये पूरा बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप इन तमाम स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 में किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, इनके अंदर कोई कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर रिडक्शन नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन इन स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड कम हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो कोई फॉर्मल चार्जेस नहीं आ रहे, चार्जेस के दरमियान में सेपरेशन नहीं हो रही। यहाँ चार्जेस के दरमियान में आप देखें सेपरेशन बढ़ती जा रही है। तो अगरचे ये रोल तो प्ले करते हैं रेजोनेंस में 3, 4, 5 ये सिग्निफिकेंट रोल तो प्ले करते हैं, लेकिन मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन दो स्ट्रक्चर्स का होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों रूल नंबर 4 है हमारे पास के द स्ट्रक्चर विद लाइक चार्जेस ऑन द सेम एटम एट are one on two adjacent atoms. ये sorry words are atom, they are highly unstable।
यानी हम ये क्या बात कर रहे हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें दो एक जैसे चार्जेस दो साथ साथ एटम्स पर अगर आ जाते हैं तो उस कंडीशन में जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये आपके पास कंपाउंड है, एजो कंपाउंड है ये CH3N3 का। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके पास एक पहली कंडीशन क्या है कि ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है। यहाँ इस नाइट्रोजन पर 4 बॉन्ड है तो पॉजिटिव है, अगर 3 बॉन्ड है तो ये इस पे कोई चार्जेस नहीं होगा, लेकिन अगर नाइट्रोजन पे 2 बॉन्ड बन जाते हैं तो उस पर चार्ज नेगेटिव आ जाता है। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, याद रखिएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए नेगेटिव यान शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है, तो ये अपना पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, एज ए रिजल्ट यहाँ नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ये डबल बॉन्ड पूरे का पूरा इस नाइट्रोजन पर इन दी फॉर्म ऑफ नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। तो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 तो पॉसिबल हैं, लेकिन अगर आप इसी स्ट्रक्चर को जो है वो इस तरह से रिलेट करें कि अगर ये वाला नाइट्रोजन जो है यहाँ पे क्या करे कि अगेन अपना लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करे, तो इस नाइट्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज और इस वाली नाइट्रोजन पे डबल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ देखिए दो सेम चार्जेस पैदा हो रहे हैं, इस नाइट्रोजन जो साथ साथ एडजेसेंट है इन दोनों पे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं। ये लिखा हुआ है कि जो स्ट्रक्चर 3 है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर 3 है, इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज एक ही नाइट्रोजन एटम पे आ रहे हैं और दो पॉजिटिव चार्ज जिस साथ साथ वाली नाइट्रोजन एटम पे आ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एज ए रिजल्ट वो इसकी एनर्जी को बढ़ा देंगे और जब भी किसी कंपाउंड की एनर्जी बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी लेस हो जाती है। तो ये चीज इस तरह से पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बच्चों नंबर 5 रूल है कि दी स्ट्रक्चर विद अ नेगेटिव चार्ज ऑन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं लेकिन अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लेकर आते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होगा देन दोज इन विद द नेगेटिव चार्ज इज ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फॉर एग्जांपल अगर यही आपके पास कंपाउंड है और आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है और इसका और ये स्ट्रक्चर नंबर 3 है। सॉरी ये एग्जांपल जो है आई थिंक सही ड्रा नहीं हुई, ये स्लाइड के अंदर जो आई थिंक पेस्ट करते हुए कोई इशू आया, इसको हम अभी आगे चल के देख लेते हैं। ठीक है, पहले आप सिर्फ ये एक दफा अंडरस्टैंड कर लें हमने क्या बात की, कि वो तमाम स्ट्रक्चर जिनमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, आप जानते हैं अगर आप पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से फ्लोरीन की जानिब जो है वो इंक्रीज होती है। तो अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो यहाँ देखें कि नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ रहा है और इस केस में नेगेटिव चार्ज जो है वो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पर आ रहा है। तो हमने क्या बात की कि अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आता है तो इट मीन दैट स्ट्रक्चर इज मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज कार्बन इज नॉट मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ शिफ्ट करते हैं और इस एसीटेट ये प्रोपानोन का एटम है जिसको आप एसीटोन बोलते हैं, उसकी अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इससे जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि अगर नेगेटिव चार्ज किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आता है तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। उसके बाद बच्चों रूल नंबर 6 है आपके पास कि जो इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म मेक इक्वल कंट्रीब्यूशन टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। बच्चों पहले तो आप इस मॉलिक्यूल को याद करें, ये मॉलिक्यूल है एक्रेल्डिहाइड का। एक्रेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से पॉसिबल है कि अगर जो है यहाँ पे इसकी अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे अगर ये वाला पूरा बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, इट मीन दिस ऑक्सीजन विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन कार्बन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह जो है अगर आप इसकी फर्दर आगे जो है वो ड्रॉ करें इसकी स्ट्रक्चर्स, तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें इस तरह से हो जाए कि ऑक्सीजन जो है वो वापस अपने डबल बॉन्ड को जो है वो इधर शिफ्ट कर दे, तो एक ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह जो है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी बन जाएगा और अगेन ये स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो हटा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी इसका पॉसिबल है, ये स्ट्रक्चर भी इसका पॉसिबल है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये बताया कि जितने भी इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म है उन सबको इक्वल कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो आप जानते हैं कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो रेजोनेंस के अंदर पॉसिबल नहीं होते, तो लिहाजा इनका कोई रोल नहीं होता।
तो मेन जो है वो इस तरह से ये एग्जिस्ट करती है। तो आज का जो लेक्चर है वो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो हमारा वाइंड अप होता है। आप लोग कोशिश कीजिए जितनी ज्यादा आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप इसको ड्रॉ करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, तो ही आपको क्लियर होगा। आपके साथ जो है वो मजीद एग्जाम्पल जो है वो आपकी बुक में ज्यादा डिटेल से होंगी, तो आप उन एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों, आपको ऑर्गेनिक प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगी, तो प्रैक्टिस जो है वो अपनी जारी रखिए, तो ताकि आपको जो है वो लेक्चर को स्टडी करना जो है वो आपके लिए इजी हो जाए। अगर आपको आज के लेक्चर्स के हवाले से कुछ पूछना हो तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में नहीं करते हैं, तो ये चीज सही नहीं है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।